स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लोकसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में बताऊंगी। भारतीय संसद में जिन दो सदनों का गठन किया गया है उनमें लोकसभा एक लोकप्रिय सदन के रूप में कार्य करता है। लोकप्रिय सदन से आशय है कि जनता के द्वारा सीधे रूप में चुने हुए प्रतिनिधि इस सदन में भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है, राज्य के किस राज्य से कितने सदस्य होने चाहिए, ये उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। जहाँ दोनों सदनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा का, तो शक्तियों के मामले में लोकसभा जो है वो राज्यसभा से सर्वोच्च सदन है, या उसकी शक्तियों का स्वरूप जो है वो अधिक व्यापक है। यद्यपि संसद को पूर्णतः दोनों सदनों से मिलकर ही बनती है, लेकिन जो शक्तियों के संबंध में है या लोकप्रियता के संबंध में है, तो वो जो अधिकार है, वो जो दायरा है, वो लोकसभा को ही प्राप्त है। लोकसभा के कार्यों का विभाजन हम कई आधारों पर करते हैं। उसका सबसे पहला है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति से आशय है कानून निर्माण की शक्ति। आपको पहले भी मैंने बताया इस बारे में कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान के माध्यम से किया जाता है। भारत में भी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियाँ। तो संघ सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में अंतिम रूप में कानून बनाने का जो कार्य है वो भारत में संसद को दिया गया, और संसद में भी लोकसभा को अंतिम रूप में हम कह सकते हैं कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी लोकसभा के द्वारा या संसद के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। साधारण विधेयकों के संबंध में संविधान में यह प्रावधान है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। किसी भी सदन में प्रस्तावित होने के पश्चात अगर सामान्यतः साधारण विधेयक या अवित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, फिर दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो अंतिम रूप में राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो भारत में वह विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कभी ऐसी विशेष स्थिति में जबकि दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए किसी विधेयक के संबंध में, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान संविधान में किया गया है। लेकिन संयुक्त बैठक में भी सामान्यतः विधेयक उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में लोकसभा ने उसको प्रस्तावित किया है, क्योंकि संयुक्त बैठक में किसी भी विधेयक के भविष्य का जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। अब चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से बहुत अधिक है, तो स्वाभाविक बात है कि विधेयक उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में कि उसको लोकसभा ने पारित किया है। अगर कोई विधेयक राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह अवित्तीय विधेयकों के संबंध में 6 महीने तक का विलंब कर सकती है। अगला आता है वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियां जो हैं वो लोकसभा को ही प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही पहले प्रस्तावित किए जाते हैं, यानी वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ये विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाने चाहिए। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि वह उस विधेयक को 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटा दे। राज्यसभा विधेयक के संबंध में संशोधन के सुझाव दे सकता है, लेकिन उन सुझावों को स्वीकार करना या न करना लोकसभा पर निर्भर करता है। वार्षिक बजट और अनुदान मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं, और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है।
अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। जिन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक कार्यपालिका का आवश्यक बहुमत व्यवस्थापिका में रहता है। अब यहाँ पे आवश्यक बहुमत कौन से सदन में होना चाहिए? निम्न सदन में, जो कि भारत में कौन सा है? लोकसभा में। तो भारत में कार्यपालिका तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि लोकसभा में उसका आवश्यक बहुमत होता है, और अगर लोकसभा में कार्यपालिका का बहुमत समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपना पद त्यागना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा में समय समय पर प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव लाकर, इन सब के माध्यम से भी लोकसभा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यद्यपि राज्यसभा को भी इस तरह के अधिकार दिए गए हैं, किंतु सामान्यतः लोकसभा का जो नियंत्रण है वो कार्यपालिका पर अधिक व्यापक रूप में कार्य करता है। अगला है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। लोकसभा को जहां सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार है, वहां उसे संविधान में संशोधन परिवर्तन करने का भी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, इस अनुच्छेद को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, और उसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाता है जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में केवल संघीय संसद द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को एक तरह से समान अधिकार है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठकों का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं किया गया है।